हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th इंग्लिश की बुक जो मोमेंट्स है उसका चैप्टर 8 अ हाउस इज़ नॉट अ होम। इसका क्या मतलब है? हाउस होता है एक मकान जिसमें आप रहते हैं, और होम कब बनता है? वो जब उसमें फैमिली के मेंबर्स होते हैं, सारे के सारे आपके मदर फादर भाई बहन या जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, मतलब आपके दादी दादा, सब लोग जब उसमें प्यार से रहते हैं तो एक मकान, एक घर बनता है। तो हाउस इज़ नॉट अ होम। एक चार दीवारी खड़ी कर देने से कोई घर नहीं बन जाता। यही एक स्टोरी है इसमें। तो स्टार्टिंग में माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। तो ये कहते हैं कि मेरा जो पहला साल था हाई स्कूल का, ये देखिए बाहर की कहानी स्टोरी है। इंडिया की नहीं, इंडिया में तो हाई स्कूल 10th को बोलते हैं, तो वहाँ पे बाहर जो हाई स्कूल फाइनल ईयर होता है स्कूल का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मतलब। तो माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। तो ये कहते हैं कि जो इनका पहला साल था हाई स्कूल का वो काफ़ी ऑकवर्ड था। आफ्टर लीविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास विद ऑल द सीनियोरिटी द अपर ग्रेड लेवल्स could afford me, it felt strange starting over as a freshman। तो मतलब इसमें यही है, ये बताते हैं स्टार्टिंग में कि जब भी हाई स्कूल में गए थे तो इससे पहले जिस स्कूल में थे उस स्कूल में सबसे बड़ी क्लास इनकी थी, तो ये सबसे ज़्यादा सीनियर थे। तो सीनियरिटी छोड़ने के बाद एक फ्रेशमैन की तरह, मतलब एक नए तरह से नए स्कूल में नए स्टूडेंट की तरह इनके लिए स्टार्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। द स्कूल वॉज टॉयज एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड वर सेंट टू डिफरेंट हाई स्कूल्स। और मतलब ये वाला जो स्कूल था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था मेरे पुराने स्कूल से, और मैटर वर्स बन गए, मतलब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया इस बात से कि मतलब एक तो मेरा स्कूल चेंज हुआ, ऊपर से मेरे जितने भी अच्छे दोस्त थे ना, जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे और तो कहते हैं, वो अलग अलग स्कूल्स में चले गए थे, दूसरे हाई स्कूल्स में चले गए थे। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड फील करते थे। आइसोलेटेड का मतलब था अलोन, अकेला इनको काफ़ी ज़्यादा लगता था। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम। मैं अपने स्कूल के पुराने टीचर्स को, पुराने स्कूल वाले जो टीचर्स थे उनको इतना मिस करता था कि मैं उनसे जा कर के मिलता था। दे वुड एनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज़ सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल। फिर वो कहते थे टीचर्स की स्कूल की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो ताकि नए लोगों से मिलो, ताकि तुम्हारा वहाँ पे मन लगे। दे टोल्ड मी दैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन। और टीचर्स ने भी कहा कि हो सकता है टाइम के साथ साथ इतना ज़्यादा मतलब वो स्कूल पसंद आने लगे कि पुराने स्कूल से भी ज़्यादा वो नया स्कूल अच्छा लगने लगे। They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time। और फिर वो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा भी होने लगे कि तुम्हें वो स्कूल अच्छा लगने लगे, फिर भी हमसे मिलने आते रहना। I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless। और फिर वो कहते हैं कि मैं समझ गया था कि वो ऐसा कह रहे हैं कि मिलते रहना आकर के, और ये सब समझा रहे हैं कि वो स्कूल ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा, फिर भी मतलब अच्छा लग रहा था। ऑथर को अपने जो टीचर्स की बातें अच्छी लग रही थी कि मतलब वो उसको उधर ना सांत्वना दे रहे हैं या फिर कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं मोरल बूस्ट कर रहे हैं कि अच्छा लगेगा वो वाला स्कूल भी तुम्हें। वन संडे आफ्टरनून, एक संडे की दोपहर को क्या हुआ? नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल आई वॉज सिटिंग एट होम एट आर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क। एक संडे की दोपहर को, मैं उस स्कूल में ज़्यादा, नए स्कूल में जाए हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, और दोपहर में बैठ करके मैं जो है अपना होमवर्क कर रहा था अपने ड्राइंग रूम में। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आर फायर प्लेस। और मतलब काफ़ी ठंड भरा दिन था, और हमारे उसमें फायर प्लेस होता है ना, जैसे कि जो काफ़ी ज़्यादा ठंडे देश होते हैं वहाँ पे एक अंगीठी टाइप की, मतलब लकड़ी जला करके फायर जलती रहती है वहाँ पे, तो उनके फायर प्लेस में भी फायर जल रही थी। एज यूजल माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन द टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स purring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment sake। और हमेशा की तरह जो वो थी, मेरी जो कैट थी, वो सारे के सारे पेपर्स के ऊपर बैठी हुई थी, परिंग कर रही थी। परिंग होती है जो म्यूइंग होती है ना, म्यू म्यू की आवाज़, उसको परिंग भी बोलते हैं। बीच बीच में परिंग कर रही थी। स्वेटिंग होता है टू हिट, झपट पड़ना, एकदम से मतलब हिट कर रही थी कभी कभी पेपरों को, इस तरीके से वो वहाँ पे बैठी हुई थी और पेन को हिट कर रही थी, हिला रही थी मेरे एंटरटेनमेंट के लिए, मतलब ऐसे ही इधर उधर थोड़ा बहुत वो खेल रही थी मेरे साथ। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी
वो कभी मेरे से दूर नहीं रही थी। आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटन एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ। वो हमेशा मतलब मेरे पास रही थी, मैंने उसको बचाया था जब वो छोटी सी बच्ची थी, और तब से ही वो हमेशा मेरे पास रहती है, और मे भी उसको पता है कि जो उसकी अच्छी सी लाइफ है उसको मैंने ही दी है। माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म। और जो उनकी मदर है वो स्टोकिंग कर रही थी, मतलब फायर को जला रही थी ताकि जो घर है वो गर्म रहे। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज। फिर एकदम से मेरे को कुछ अजीब सी, मतलब कुछ अजीब सा बदबू आई, कुछ अजीब सा सूंघा मैंने। एंड देन आई नोटिस्ड इट स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग। और फिर मैंने देखा कि ऊपर सीलिंग होती है, छत के ऊपर से स्मोक, मतलब धुआं निकल रहा था छत में से। द स्मोक बिगन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड barely सी। और एकदम से क्या हुआ, इतनी तेज़, मतलब पूरे कमरे में धुआं भर गया, धुआं हो गया कि हमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। ग्रोपिंग आर वे टू द फ्रंट डोर। ग्रोपिंग का देखिए वाला जो वर्ड है ना, ग्रोपिंग, ग्रोपिंग का मतलब होता है टटोलना या फिर कोई चीज़ ढूंढना। तो हम अपना रास्ता बाहर की तरफ देख रहे थे बड़ी मुश्किल से। वी ऑल रैन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड। और हम लोग सब अपने घर के फ्रंट यार्ड आगे की तरफ चले गए। बाय द टाइम वी मेड आर वे आउटसाइड द होल रूफ वॉज अनगल्फ्ड, मतलब अनग्लव्ड इन फ्लेम्स एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली। और जब तक हम लोग बाहर निकलते तब तक पूरी की पूरी छत जल चुकी थी और सब कुछ जो है फ्लेम्स में था, मतलब लपटें निकल रही थी हर चीज़ में से, बहुत ही तेज़ी से आग सब में फैल गई थी। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इन टू द हाउस। और मैं जो है पड़ोसियों के घर में भागा ताकि वो फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन करें फटाफट। और मैंने देखा कि मेरी मदर जो हैं वो घर के अंदर भाग के जा रही हैं। माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। और फिर मैंने देखा कि मेरी मदर बाहर आ रही हैं एक मेटल के बॉक्स में उनके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सारे घर में से लेकर के। शी ड्रॉप द केस ऑन द लैंड एंड इन क्रेज्ड स्टेट रन बैक इनटू द हाउस। और वो मेटल का जो बॉक्स है उन्होंने ज़मीन पे फेंका और क्रेज स्टेट में, मतलब बिल्कुल एकदम से ना पागलों की तरह वो फिर से घर के अंदर भाग गई। आई न्यू वॉट शी वॉज आफ्टर। मुझे पता था वो क्या देख रही थी। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन द फ्लेम। और मतलब ये कहते हैं कि इनके फादर की डेथ जो है हो गई थी जब काफ़ी यंग थे, और फादर की जो पिक्चर्स थी, लेटर्स थे, वो जलने नहीं दे सकती थी उनकी मदर, वही लेने के लिए वो वापस घर में गई थी। They were the only things that she had to remember him by. I screamed at mother, no. फिर भी मतलब कुछ यही जो पिक्चर्स वगैरह थी और लेटर्स थे, यही चीज़ें बची थी फादर की जो मेरी माँ के पास थी उन्हें याद रखने के लिए। फिर भी मैंने अपनी मदर की एकदम से चिल्लाया कि मत जाओ, मतलब अंदर। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर व्हेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक। और मैं मतलब उनके पीछे भागने ही वाला था, तभी मैंने फील किया कि किसी हाथ ने मुझे रोक लिया है। इट वॉज फायरमैन। आई हैडेंट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद फायर ट्रक्स। और मैंने मतलब नोटिस ही नहीं किया था कि स्ट्रीट जो है हर तरफ फायर के ट्रक्स आ गए हैं। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रेस्प येलिंग यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर्स इन देयर। और फिर वो मतलब मेरे को उन्होंने पकड़ा हुआ था, मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, येल कर रहा था। पहले हाँ देखिए, ग्रैस्प का मतलब होता है पकड़ लेना, येल का मतलब होता है चिल्लाना कि मतलब तुम समझ नहीं रहे हो, मेरी मदर अंदर है। ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रैन इनटू द हाउस। और उस जो पर्सन था उन्होंने राइटर को पकड़ लिया था और बाकी जो फायर फाइटर्स थे वो घर की तरफ भागे। ही न्यू दैट आई वॉजेंट एक्टिंग वेरी लॉजिकली एंड दैट इफ़ ही वर टू लेट गो आई वुड रन। ही वॉज राइट। और फिर मतलब अगर वो मेरे को नहीं पकड़ता तो मैं आग की तरफ को चले जाता, इसी तरीके की ये बात कहते हैं। फिर ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सेट मी डाउन इन आवर कार। और उसने मतलब मेरे को रैप कर दिया, ब्लैंकेट से पूरी तरह से ढक दिया और मेरे को कार में बैठा दिया। सून आफ्टर दैट अ फायरमैन इमर्ज्ड फ्रॉम आवर हाउस। और उसके थोड़े टाइम बाद हमारे घर से एक फायरमैन बाहर निकल के आए विद माई मॉम इन टो। मतलब मेरी मॉम को जो पकड़े हुए एक फायरमैन जो है वो बाहर की तरफ लेकर के आए। ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर। और फिर फटाफट से उसको मतलब मदर को ट्रक में ले गए और मदर के मुंह पर पे ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर। फिर ऑथर कहते हैं कि वो भाग के गए और अपनी माँ को मतलब हग कर लिया, उन्होंने गले लगा लिया।
All those times I ever argued with her and hated her vanished at thought of losing her. तो जितने भी फिर कहते हैं ऑथर कि हर टाइम जब भी मैंने अपनी मदर से लड़ाई की थी या कभी मदर बहुत बुरी लगी थी, वो सारा का सारा जो गुस्सा था सब कुछ बाहर निकल गया, वैनिश हो गया, ख़त्म हो गया, इसी थॉट से कि कहीं मैं मतलब ये सोच रही थी कि कहीं अपनी माँ को खो ना दें. शी इज़ गोइंग टू बी ओके सेट द फायरमैन. फिर फायरमैन ने कहा कि तुम्हारी मदर बिल्कुल ठीक हो जाएंगी. शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक. मतलब थोड़ी सी इन्होंने जो है वो धुएं को इनहेल कर लिया है, अंदर ले लिया है अपनी. एंड देन ही रन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सेट देयर डेज्ड. और फिर वो फायरमैन वापस चले गए आग को बुझाने के लिए और मैं और मेरी मदर डेज्ड मतलब वहाँ पर बैठते हुए सब कुछ देखते रहे. I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. और मेरे को याद है कि मैंने अपना घर जो है, ये कहते हैं कि इन्होंने अपना घर जलते हुए देखा और उसके बावजूद भी अपने घर के लिए कुछ नहीं कर सकते थे. 5 hours later, the fire was finally out. Our house was almost completely burned down, but then it struck me. I hadn't seen my cat. और लगभग 5 घंटे बाद मतलब पूरी की पूरी फायर ख़त्म हो गई और ऐसा लग रहा था जैसे घर वहाँ पे बचा ही ना हो. उसके बाद ऑथर को याद आया कि उनकी कैट कहाँ है. वेयर वॉज माई कैट, मेरी कैट कहाँ है. मतलब वो हॉरर सा आ गया, मतलब नर्व में हॉरर सा बढ़ गया कि मतलब कैट कहाँ है. आई रियलाइज दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड. और उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनकी कैट जो है आसपास कहीं भी नहीं थी. देन ऑल एट वंस इट हिट मी. द न्यू स्कूल, द फायर, माई कैट. आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड क्राइड. आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम. और फिर उनकी कैट भी खो गई, उनका घर ख़त्म हो गया और उनको न्यू स्कूल भी उनको पसंद नहीं आ रहा था. ये सब कुछ सोच के ऑथर को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और वो बहुत ही भयंकर तरीके से फूट करके रोने लगे. द फायरमैन वुडेंट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट. और उस रात फायरमैन ने घर के अंदर वापस नहीं जाने दिया. इट वॉज स्टिल टू डेंजरस. डेड और अलाइव आई कुडेंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट. तो फिर वो सोचते हैं मतलब जो ऑथर हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और वो घर में वापस अपनी कैट को देखने जाना चाहते थे. बट फायरमैन ने मना कर दिया कि अभी भी घर में जाना काफ़ी डेंजरस है. तो फिर भी ऑथर सोच रहे थे कि कैट कहाँ गई होगी, चाहे कुछ भी न्यूज़ मिले कैट के बारे में पता लगे. रिगार्डलेस आई हैड टू गो. वी पाइल्ड इन टू द कार विद जस्ट द क्लोथ्स ऑन आर बैग्स एंड अ फ्यू ऑन द फायरमैन्स ब्लैंकेट एंड मेड आर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट. और फिर वही है कि जो भी सामान बचा था वो सब रखा और रात बिताने के लिए जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर ये चले गए. नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल. व्हेन द फायर ब्रोक आउट आई वॉज स्टिल वेयरिंग द ड्रेस आई हैड वॉन्ट टू चर्च दैट मॉर्निंग बट आई हैड नो शूज़. फिर वो कहते हैं कि नेक्स्ट मंडे स्कूल गए और वही ड्रेस पहनी हुई थी जो वो चर्च पहन के गए थे संडे को, मगर इनके पास कोई भी शूज़ नहीं थे. आई हैड किक्ड देम ऑफ व्हेन आई वाज डूइंग माय होमवर्क. इन्होंने मतलब अपने जब होमवर्क कर रहे थे तो अपने शूज़ को निकाल दिया था. दे बिकम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ फायर. और मतलब वो भी कैजुअलिटी बन गए. कैजुअलिटी मतलब वही जो बुरी दुखद घटना बन गए जो फायर ने इनकी लाइफ में करी थी. सो आई हैड टू बोरो some tennis shoes from my aunt. Why couldn't I just stay home from school? My mother wouldn't hear of it, but I was totally embarrassed by everything. फिर वही ये सोच रहे थे कि फिर हाँ मतलब शूज़ जो है इन्होंने अपनी आंट से लिए, बोरो किए और फिर ये सोच रहे थे स्कूल ना जाएं, मगर फिर मदर से क्या कहेंगे, हर चीज़ से बहुत ज़्यादा एम्बैरस सा फील कर रहे थे. द क्लोथ्स आई वॉज वेयरिंग लुक्ड वियर्ड. क्लोथ्स जो पहन रखे थे वो भी काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रहे थे. आई हैड नो बुक्स और होमवर्क. इनके पास कोई बुक्स नहीं थे, होमवर्क नहीं था. एंड माई बैकपैक वॉज गॉन. उनका बैकपैक जो भी सामान था वो सारा कुछ जा चुका था. आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक. वो कहते हैं कि मेरी पूरी ज़िंदगी थी उस बैकपैक में. द मोर आई ट्राइड टू फिट इन द वर्स इट गॉट. वो कहते हैं सोच रहे होते हैं कि जितना मैं खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही सब कुछ ख़राब हुए जा रहा है. आई डेस्टिन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक ऑल माई लाइफ. फिर वो कहते हैं क्या मेरी किस्मत में लिखा है कि मैं हमेशा अलग अलग ही रहूँगा, सबसे अलग, मेरे दोस्त नहीं बनेंगे. इस तरीके की बातें सोच रहे होते हैं. तो गीक जो होता है वो ऐसा बोलते हैं वियर्ड, अजीब सा. गीक जो है ना वर्ड ये फॉरेन में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है. तो जो अजीब सा डिस्टर्ब्ड सा इंसान होता है ना उसको गीक बोलते हैं.
आई डिडेंट वॉन्ट टू ग्रो अप, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ़ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे। फिर ये कहते हैं कि मैं बड़ा नहीं होना चाहता, लाइफ को हैंडल नहीं करना चाहता अगर लाइफ को ऐसे ही जाना है तो। आई जस्ट वॉन्ट टू कर्ल अप एंड डाई, और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि बस मैं मर जाऊँ। कर्ल अप एंड डाई मतलब टू सिकुड़ जाऊँ और ख़त्म हो जाऊँ, ऐसा ये सोच रहे होते हैं। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी, फिर कहते हैं कि ज़ॉम्बी की तरह मैं स्कूल के अराउंड घूम रहा था। ज़ॉम्बी होते हैं एक करेक्टर है, जैसे कि घोस्ट हो गए ना, उनको ज़ॉम्बीज़ बोलते हैं। एवरीथिंग फेल्ट सरियल, हर चीज़ जो है भ्रामक लग रही थी। सरियल जो है ना, ये होता है नॉट रियल, जो चीज़ भ्रामक हो, जो चीज़ सच्ची ना हो, हर चीज़ इनको ऐसी लग रही थी। एंड आई वॉजंट श्योर वॉट वॉज गोइंग टू हैपन, और मेरे को श्योरिटी नहीं थी कि क्या होने वाला है। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई हाउस एंड माई कैट हैड ऑल बीन रिप्ड अवे, जितनी भी सिक्योरिटी थी मेरे पास, मेरा ओल्ड स्कूल, मेरे फ्रेंड्स, मेरी कैट, मेरा घर, सब कुछ जो है वो उजड़ चुका था, मेरे पास से जा चुका था। When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. फिर कहते हैं कि जब मैं स्कूल से घर की तरफ गया, जो पहले मेरा घर होता था उसको मैंने देखा तो अब वहाँ पर कुछ भी नहीं था। आई वॉज शॉक टू सी डैमेज, मतलब शॉक लगा डैमेज देख के, कितना ज़्यादा डैमेज हो गया है। वट एवर हैडंट बर्न वॉज डिस्ट्रॉय बाय द वाटर एंड केमिकल्स, जो चीज़ें जली नहीं थी वो पानी ने और केमिकल्स ने ख़त्म कर दी। दे हैड यूज टू पुट आउट फायर, पानी और केमिकल्स ने जो चीज़ें बची थी उसको ख़त्म कर दिया था। ओनली मटीरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉयड वर द फोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स एंड सम अदर पर्सनल आइटम्स दैट माई मदर हैड मैनेज टू हीरोइकली रेस्क्यू, तो मतलब सब कुछ जल चुका था। कुछ थोड़ी बहुत फ़ोटो एल्बम डॉक्यूमेंट्स वगैरह बचे थे जो मेरी मम्मी ने मतलब रेस्क्यू कर लिया था, बहुत ही अच्छे से उसको जो बचा लिया था। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ट फॉर हर, मतलब मगर मेरी कैट तो जा चुकी थी और मेरे हार्ट में जो एक हो रहा था, मतलब जो पेन हो रहा था उसकी वजह से, उसको तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस, और दुखी होने का, ग्रीफ का मतलब होता है दुख मनाना, शोक करना, शोक करने का टाइम नहीं था, मेरी मदर ने उसको बाहर निकाल लिया। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल, हम लोग को रहने की एक जगह चाहिए थी और स्कूल में पहन के जाने के लिए कपड़े चाहिए थे। वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम आर ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड, कैश और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक, हम लोग को मतलब अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मनी उधार लेनी पड़ी क्योंकि उस टाइम हमारे पास कुछ क्रेडिट कार्ड, कैश या फिर आइडेंटिटी भी नहीं बची थी कि हम लोग बैंक से पैसा निकाल पाएँ। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक, सब कुछ आग में जल चुका था। दैट वीक द रबल दैट यूज टू बी आवर हाउस वॉज बींग क्लियर्ड ऑफ द लॉट, और फिर वो सब कुछ जो बचा था, थोड़ा बहुत, रबल क्या होता है, डेबरी, डेबरी मतलब मलबा, जो भी मलबा भी बचा था हमारे घर का उसको साफ कर दिया गया था। Even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away debris, hoping that my cat was somewhere to be found. और बल्कि हम लोगों ने पास में ही घर किराए पे ले लिया था, फिर भी मैं वहाँ पे जा रहा था, शायद मेरी वहाँ पे कहीं पे कैट मिल जाए। अब देखिए चैप्टर काफ़ी सारा बचा हुआ है अभी भी, तो एक काम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसके आगे वाला जो पार्ट है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आपको बता सकते हैं, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th इंग्लिश के बुक का चैप्टर 8 अ हाउस इज़ नॉट अ होम का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 है, वो आप लोग, मैं पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में डाल दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक का देख लिया था, फिर आगे देखते हैं। दैट वीक द रबल दैट यूज टू बी आर हाउस, फिर मतलब उस हफ्ते जो रबल था, जो भी डेबरी, जो मतलब उनका घर जल गया था, फिर जो भी सामान बचा था उस सबको भी साफ़ कर दिया गया। और ऑथर इसमें थे कि शायद उनकी कैट वहाँ पे हो, तो ये वहाँ पर देखने जाते रहते थे। बट शी वॉज गॉन, आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन, तो मतलब मैं सोचता रहा कि कहाँ चली गई होगी। वल्नरेबल लिटिल किटन मतलब बेचारी के साथ क्या हुआ होगा, इस तरीके से ऑथर सोच रहे थे। इन द अर्ली मॉर्निंग आई वुड डिस्टर्ब हर and get out of bed
She would tag alone after me, climb up my rope and crawl into my pocket to fall asleep. I was missing her terribly. और फिर वही सोचते हैं कि सुबह सुबह किस तरीके से वो उसको उठाते थे, फिर उठ करके वो उनकी पॉकेट में आकर के बैठ जाती थी और मतलब पूरे कैसे उनके पास आकर के वो सो जाती थी, सब कुछ सोच रहे थे और फिर सोचते हैं कि कितना बुरी तरीके से वो अपनी कैट को मिस कर रहे हैं. इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड क्विकली एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट. तो ऐसा जैसे कि होता है कि ख़राब खबरें बहुत जल्दी फैलती हैं और मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ. एवरी वन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट. आई वॉज एम्बेरस्ड एज इफ सम हाउ आई वॉज रिस्पॉन्सिबल. तो मेरी जो प्लाइट थी, जो मेरी दशा थी, उसके बारे में टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, सबको पता लग गया था और मेरे को एम्बैरस फील हो रहा था, मतलब काफ़ी ख़राब सा फील हो रहा था, जैसे कि ये सारी की सारी मेरी गलती हो. वट आ वे टू स्टार्ट ऑफ अ न्यू स्कूल. दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर. तो फिर वो कहते हैं कि सोच रहे होते हैं कि क्या तरीका हुआ मतलब स्कूल शुरू करने का, और ये काइंड ऑफ अटेंशन नहीं है जो मैं चाह रहा था अपने लिए. द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज दैन यूजुअल. तो अगले दिन स्कूल में लोग और भी अजीब तरीके से एक्ट कर रहे थे. आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर. मैं अपने लॉकर में जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था. पीपल वर मिलिंग अराउंड मी आस्किंग मी टू हरी अप. और लोग जो है मेरे आसपास बिल्कुल इकट्ठा हो गए थे और मेरे से कह रहे थे कि जल्दी करो. I thought it strange, but in the light of past few weeks, nothing would surprised me. और फिर लोगों का बार बार उससे कहना कि जल्दी करो और इस तरीके से बहुत ही उसको अजीब लग रहा था. मगर पास्ट वीक में जो उनके साथ हुआ था राइटर के साथ, इसके बाद उनको कुछ भी सरप्राइज नहीं कर रहा था. It almost seemed that they were trying to show me into the gym. Then I saw why. और एकदम से ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे वो मुझे कुछ दिखाना चाहते हो जिम में, और फिर मुझे पता लग ही गया. There was a big table set up with all kind of stuff on it just for me. तो एक बड़ी सी टेबल थी वहाँ पर और हर तरीके का सामान उस पर रखा हुआ था सिर्फ मेरे लिए. They had taken up a collection and bought me school supplies, notebook, all kinds of different clothes, jeans, tops, sweatsuits. It was like a Christmas. और उन लोगों ने सबने कलेक्शन किया था और सारी की सारी चीज़ें जो भी मेरे लिए ज़रूरी थी, स्कूल की नोटबुक्स, मेरे कपड़े, सब कुछ मेरे पास अवेलेबल था. उन्होंने मुझे टेबल पे रख करके एक तरह से गिफ्ट दे दिया था. तो मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि एक क्रिसमस हो. आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन. और इमोशन से मैं भर गया. पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स. और लोगों ने जिन्होंने कभी मेरे से बात नहीं की थी, अब वो मेरे पास आ रहे थे और ख़ुद को मेरे से इंट्रोड्यूस कर रहे थे. आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेज. और हर तरीके के इन्विटेशंस मिले मुझे उनके घर आने के लिए. देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच्ड मी. तो उनका जो कंसर्न था मेरे लिए, वो मेरे बारे में सोच रहे थे. आउटपोरिंग होता है बहाव, कंसर्न होती है चिंता. जो वो मेरे बारे में चिंता कर रहे थे उसने सच में मेरे को टच कर लिया, मतलब मेरे को छू लिया दिल को. In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that day. फिर ये सब के बाद मेरे को एक थोड़ा सा अंदर से अच्छा सा लगा, एक साय सी रिलीफ मिला और उस दिन मेरे फ्रेंड्स भी बन गए थे. A month later, I was at my house watching them rebuild it. फिर उसके बाद मैंने वहाँ पर था अपने घर के पास और जो है मैं देख रहा था अपना घर दोबारा बनते हुए. But this time it was different. इस बार अलग था. I wasn't alone. मैं अकेला नहीं था. I was with two of my new friends from school. और मैं अब अपने नए स्कूल के दो नए दोस्तों के साथ था. I took a fire for me to stop. It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and to open up to all the wonderful people around me. और फिर ऐसे मजाक के टाइप का करते हैं. It took fire मतलब एक घर को जलना पड़ा मेरे अंदर से इनसिक्योरिटी की फीलिंग को निकालने के लिए और आसपास जितने वंडरफुल, जितने अच्छे लोग हैं उनसे खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए. Now I was sitting there watching my house being रीबिल्ड. और अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और अपने घर को दोबारा बनते हुए देख रहा हूँ. व्हेन आई रियलाइज्ड माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम. और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी जो लाइफ है वो भी तो दोबारा बन रही है. जैसे मेरा घर दोबारा बन रहा है, इसी तरीके से मेरी लाइफ भी दोबारा बन रही है. वाइल वी सेट देयर ऑन द कर्ब प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, आई हर्ड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड. और जैसे हम लोग बैठे हुए थे कर्ब पर, मतलब कर्ब होता है स्लोप,
ढलान, हम लोग ढलान पर बैठे हुए थे और बातें बातें कर रहे थे, तब मैंने देखा कि पीछे से कोई आया और कहा डज दिस बिलोंग टू यू, क्या ये तुम्हारा है। मतलब एक कोई आया और कहा कि क्या ये चीज़ ये तुम्हें बिलोंग करता है, ये तुम्हारा है। व्हेन आई टर्न्ड अराउंड टू सी हु इट वॉज आई कुडंट बिलीव माई आइज़। फिर जब मैं पीछे मुड़ा और मैंने देखा क्या था, तो मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। अ वुमेन वॉज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट। एक औरत खड़ी हुई थी पीछे और उसके हाथ में मेरी कैट थी। आई लीप्ड अप एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ वुमेन आर्म्स। और मैंने लीप किया, मैं आगे गिर चुका और मैंने ग्रैब कर लिया, मतलब पकड़ लिया कैट को उस वुमेन की आर्म्स में से। आई हेल्ड हर क्लोज टू मी एंड क्राइड इनटू दैट ब्यूटीफुल ऑरेंज फर। और मैंने उसको बहुत ही अच्छे से पकड़ लिया और मेरे को रोना आ गया, मतलब उसके फर में मेरे जैसे कि आंसू टपक गए। शी पर्ड हैप्पीली, और उसने म्यू म्यू किया, वही पर्ड हैप्पीली, काफ़ी खुशी के साथ। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, और मेरे फ्रेंड्स भी मेरे को हग कर रहे थे। हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड, और वो कैट को हग कर रहे थे और कूद रहे थे, जंप कर रहे थे खुशी में। अपरेंटली माई कैट हैड बीन सो फ्रीक्ड बाय द फायर दैट शी रैन ओवर अ माइल अवे। तो मतलब फिर पता लगा कि जो उनकी कैट थी वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक आउट हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा डर गई थी फायर से, और काफ़ी दूर, एक माइल अवे, मतलब काफ़ी दूर वो भाग गई थी। हर कॉलर हैड आर फ़ोन नंबर ऑन इट, और उसके कॉलर पे हमारा फ़ोन नंबर था। बट आर फोन हैव बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिस्कनेक्टेड, बट हमारा फ़ोन भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था और डिस्कनेक्ट हो गया था। दिस वंडरफुल वुमेन took her in and worked hard to find out whose cat it was। और मतलब वो जो वुमेन थी उन्होंने काफ़ी मेहनत से ये पता लगा लिया कि ये कैट किसकी है। somehow she knew this cat was loved and sorely missed, और मे भी उसने ये सेंस कर लिया हो कि ये कैट को जो है इसके ओनर बहुत पसंद करते थे और बहुत ही सोरली, बहुत ही बुरी तरीके से इसको मिस कर रहे थे। as I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish। और जैसे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे था, मेरी कैट थी वहाँ पे मेरे लैप में, मेरी गोद में बैठी हुई थी, तो सारी की सारी जो फीलिंग थी, मतलब खो जाने की, जो ट्रेजेडी था, सब कुछ बर्बाद हो जाने की, वो फीलिंग डिमिनिश होने लगी, वो फीलिंग काफ़ी कम होने लगी। आई फेल्ट ग्रैटिट्यूड फॉर माई लाइफ, और मुझे ग्रैटिट्यूड फील हुआ। ग्रैटिट्यूड होता है फीलिंग ऑफ बीइंग ग्रेटफुल। तो ये वाला जो ग्रैटिट्यूड वर्ड है, ये मैंने आपको कल ही वर्ड ऑफ द डे में सिखाया है। कृतज्ञता, एक ऐसी फीलिंग होना, एक थैंकफुलनेस की फीलिंग होना होता है ग्रैटिट्यूड। तो मैंने ग्रैटिट्यूड फील किया अपनी लाइफ के लिए, अपने न्यू फ्रेंड्स के लिए, द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट। और काइंडनेस, जो स्ट्रेंजर होता है, अजनबी औरत मेरी कैट को मेरे पास लेके आई, उसकी मतलब अच्छाई के लिए, सब चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई, मेरी कैट वापस आ चुकी थी और उसके साथ साथ ही मैं खुद वापस आ चुका था, मेरी लाइफ वापस आ चुकी थी। तो ये चैप्टर था, काफ़ी प्यारा सा चैप्टर था। कैसा लगा वीडियो आपको बता सकते हैं, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।